यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं भारतीय हस्तकला। भारतीय हस्तकला विषय में अध्याय 2 औपनिवेशिक शासन और शिल्प। तो हमने अध्याय 1 में पढ़ा अतीत में शिल्प के बारे में, अध्याय 1 में जाना। आज हम जानेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेज के समय शिल्प कैसी थी और शिल्पकला पर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के द्वारा। देखते हैं कि आप भारत के शिल्प संग्रहालय में जब अद्भुत वस्तुएं देखते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि हमारे इतिहास में शिल्प के निर्यात का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यही नहीं, भारत के शिल्प समुदाय ने ऐसी उत्तम और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया कि व्यापारी दूर दूर से इनको खरीदने के लिए आते थे। 17वीं शताब्दी में दरबारी संरक्षण व्यापार, यजमानी प्रणाली और ग्रामीणों द्वारा रोजमर्रा के उपयोग हेतु शिल्प की मांग के कारण स्थिर घरेलू बाजार बना और भारतीय शिल्प की विश्वव्यापी शाख बनी। 17वीं शताब्दी में दरबार में संरक्षण मिलता था, व्यापार में यजमानी प्रणाली और ग्रामीणों द्वारा उपयोग के कारण जो शिल्प है वह विश्वव्यापी शाख बन गई। मुगल कालीन भारत के फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने लिखा कि फारस के शाह के राजदूत ने भारत से लौटने के पश्चात अपने मालिक को रत्न जड़ित नारियल का खोल और 30 गज लंबा मलमल का कपड़ा भेंट किया, जो इतना अधिक महीन था कि इसे स्पर्श करने पर मुश्किल से महसूस किया जा सकता था। व्यापार। भारत का अन्य देशों के साथ शिल्प व्यापार का लंबा इतिहास रहा है, जो 5000 वर्ष पूर्व की हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है। सदियों पहले से रोम और ग्रीस के साथ व्यापार में बढ़ोतरी होती रही और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य साहित्य और पुरातत्व खुदाइयों में देखे जा सकते हैं। फल फूल रहे व्यापार से ओवरलैंड मार्ग जैसे सिल्क मार्ग की खोज हुई और यूरोप में एशिया के माध्यम से चीन से रेशम लाया गया। ऐसे प्रमाण है कि इस मार्ग पर पड़ने वाले व्यापारी केंद्रों पर विभिन्न भाषाभाषी व्यापारी आपस में मिलते थे। भारत की लंबी तटरेखा पर जहाज निर्माण केंद्रों और बंदरगाहों की स्थापना की गई। भूमध्य सागरीय देशों श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक जाने वाले समुद्री मार्ग का संगम साहित्य और विदेशी विवरणों में उल्लेख मिलता है। मतलब कि जो देश श्रीलंका जाती थी, म्यांमार जाती थी और दक्षिण पूर्व एशिया जाती थी, तो उन जाने वाले जो समुद्री मार्ग का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। मौर्य शासनकाल तक व्यापारी और शिल्पकार जो व्यापार के माध्यम से धनवान और शक्तिशाली बन गए थे, बौद्ध मठों के निर्माण के लिए दान देने में सक्षम थे। इनके साथ साथ बढ़ई, लोहार, आभूषण निर्माता और सुनार बुनकर और रंगरेज, गंधी तथा पत्थर पर नक्काशी करने वाले भी मौजूद थे। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार पहले ही अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुके थे। भारत से दक्षिण पूर्व एशिया को सरोग, मध्य पूर्व को बेहतरीन व अति महंगी मलमल, पश्चिम अफ्रीका को क्रिश्चियन ऑल्टर फ्रंट्स, यूरोप को रेशम व ऊनी कपड़ा, वस्त्र सामग्री और बेड हैंगिल्स का निर्यात किया गया। ये सभी वस्त्र इन देशों में ऐश्वर्य का समान माने जाते थे। कोरोमंडल तट से व्यापार पद्धति त्रिकोणीय थी। जो कोरोमंडल तट होता था कि व्यापार पद्धति त्रिकोणीय थी। अरब के लोग कोरोमंडल तट पर सोना और चांदी ले जाते थे और इनका वस्त्रों के लिए विनिमय करते थे। इसके पश्चात वे इन वस्त्रों को देखकर मलेशिया से मसाले लेते थे और फिर मध्य पूर्व वापस लौटते थे। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकालीन युग में भारतीय सूती वस्त्रों, रत्नों व जवाहरातों, मसालों जैसे काली मिर्च और इलायची, हाथी दांत और चंदन की प्रसिद्धि ने व्यापार को लाभकारी व्यवसाय बना दिया। मोती जैसे रत्नों और हीरे जैसे अमूल्य पत्थर ने भारत को धन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। धन संपदा और असाधारण कौशल की भूमि होने की प्रतिष्ठा से यूरोप के वे व्यापारी इसकी ओर आकर्षित हुए, जो भारतीय व्यापार में लाभ का हिस्सा प्राप्त करने के लिए युद्ध तक करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। तो भारतीय हस्तशिल्प एक उत्तम नमूना है और यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो कि हमें गौरवशाली प्रतीत कराते हैं। मार्को पोलो ने अपनी पूर्व की यात्रा में गोलकुंडा का विवरण दिया, जो कि अब आंध्र प्रदेश में है। तो मार्को पोलो एक यात्री था जिन्होंने भारत के बारे में जो गोलकुंडा का विवरण दिया उसके बारे में बताया गया है। यह राज्य हीरो को उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के बारे में ना,
मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं कि इस राज्य में कई पर्वत हैं जिनमें हीरे पाए जाते हैं, और ऐसा आप सुनेंगे। अब जब वर्षा होती है तो पानी इन पर्वतों से अंदर जाता है और सकरी घाटियों और गुफाओं से गुजरता है। जब वर्षा रुक जाती है और पानी निकल जाता है तो लोग इन घाटियों में जहाँ से पानी आता है हीरों की खोज के लिए जाते हैं, और उन्हें ये बहुतायत में मिल जाते हैं। गर्मियों में जब पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती तो हीरे पर्वतों में पाए जाते हैं। तत्पश्चात वह और रुचिपूर्ण तरीके से बताते हैं। अन्य तरीका जिससे वे हीरे प्राप्त करते हैं इस प्रकार से हैं। जब बाज मांस खाते हैं तब वे हीरे भी निगल लेते हैं। फिर रात में जब बाज वापस लौटते हैं तो वे अपने मल के साथ निकले हुए हीरे भी विसर्जित करते हैं। लोग आकर इन्हें एकत्र करते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में हीरे मिल जाते हैं। आप यह जान ले कि विश्व में इस राज्य को छोड़कर कहीं भी हीरे नहीं पाए जाते हैं। यह रोनाल्ड लाथम का लिखा हुआ है, जो कि मार्को पोलो के द ट्रेवलर में प्रकाशित हुआ था, मतलब मुद्रित हुआ था। वस्त्र उत्पादन केंद्र के रूप में भारत। एक पुर्तगाली यात्री के अनुसार केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से चीन तक हर पुरुष और महिला सिर से लेकर पांव तक भारतीय करघों के उत्पादों से सज्जित थे। भारत उपनिवेशवाद के आरंभ होने तक विश्व में वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक था। मतलब जब उपनिवेशवाद आरंभ नहीं हुआ था तो भारत ही विश्व का सबसे बड़े निर्यातक था कपड़े का। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत में यहाँ के वस्त्र तथा मसाले लेने आते थे, जो कि मांस को प्रशीतन करने के काम आते थे, जबकि प्रतिरक्षण करने की विधि मौजूद नहीं थी। अफ्रीका से अमेरिका तक दासों को ले जाने का ब्रिटेन के साथ एक त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ ताकि पर्याप्त लाभ मिल सके और भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिए आवश्यक मुद्रा जुटाई जा सके। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पश्चिम देशों में भारतीय वस्त्रों के इस्तेमाल और उनके उपयोग में बढ़ोतरी होना विस्तार की आश्चर्यजनक प्रक्रियाओं में से एक थी, जिसकी तुलना तंबाकू, आलू, कॉफ़ी या चाय की खोज और उनके व्यापक प्रचलन से की जा सकती है। 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से अंग्रेजों ने और तत्पश्चात डच और फ्रांसीसियों ने, पहले अंग्रेजों ने फिर डच और फ्रांसीसियों ने भारतीय वस्त्रों का लंदन को निर्यात करना आरंभ किया ताकि उसे पुनः पूर्व भूमध्य सागरीय देशों को निर्यात किया जा सके। ये भारतीय कला को एक बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे बहुत सारे जो रेशों हैं तो उन रेशों को कताई करके कपड़ा बनाया जाता था। शीघ्र ही उन्होंने यह महसूस कर लिया कि इन पक्के रंग वालों वस्त्रों का बाजार बहुत बड़ा है। उस समय यूरोप में शिल्पकारों को कपड़े रंगने की तकनीकों की जानकारी नहीं थी और वे वस्त्रों पर रंगीन रंजक लगाते थे, जो कपड़ों को धोने पर उतर जाता था या परतों में जम जाता था। 1625 तक इंग्लैंड में लोगों की रुचि में एक क्रांति की शुरुआत हुई। अधिकांश भारतीय वस्त्रों का प्रयोग घरेलू फर्नीचर की अमूल्य वस्तुओं तथा बिस्तरों को सजाने के लिए किया जाता था। लोग चटक रंगों और नए फूलों वाले डिजाइनों की ओर आकर्षित होते थे, जो यूरोपीय कपड़ों में नहीं पाए जाते थे। 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड में भारतीय छीट वस्त्रों की मांग बढ़ गई। तो भारतीय जो छीट वस्तु थी उनकी मांग बढ़ी और जो भारतीय शिल्प में जो कपड़े बनते थे उनका प्रयोग बिस्तर डिसाने में, चटकनी लगाने में और पहनने में उपयोग करते थे। चतुर व्यापारियों ने महसूस किया कि वे खास डिजाइन बनाकर बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलेमपोर वृक्ष को, जो प्रसिद्ध ट्री ऑफ लाइफ डिजाइन बना चुका और उसके निर्माण में मार्गदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड में कश्मीरी शालों की बुनाई की भी और नकल करनी प्रारंभ कर दी। कारखाने और व्यापार 17वीं शताब्दी में इसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस तथा थाईलैंड की अन्य व्यापारिक कंपनियों ने भारतीय तट के आसपास कारखाने और नई टाउनशिप बना दी। किसने? व्यापारिक कंपनियों ने। कहाँ के? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हालैंड के, जहाँ पर विशेष तौर पर निर्यात बाजार हेतु निर्मित माल को भंडारित किया जाता था। निर्यात बाजार, इनके उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में शिल्प समुदायों का संकेंद्रण, स्थानीयकरण और बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ। किनका? तो शिल्प समुदाय का। शिल्पकार शहरी केंद्रों और तटीय शहरों की ओर आकर्षित हुए क्योंकि नई अमीर उपभोक्ताओं तथा बड़े निर्यात बाजार तक यहाँ से पहुँचा जा सकता था। किसके लिए वे हुए? तो बड़े निर्यात बाजार के लिए।
19वीं शताब्दी तक कई सदियों पुरानी शिल्पकारी में परिवर्तन आने लगे। उड़ीसा और बंगाल के पारंपरिक पटुआ कारीगरों ने लकड़ी पर नक्काशी, ब्लॉक प्रिंटिंग का कौशल सीखा और नई कला का सृजन किया, जिसे हम आज काली घाट कला कहते हैं। तो किस व्यापारी ने सीखा नक्काशी और बाल प्रिंटिंग का कार्य? तो ये सीखा उड़ीसा और बंगाल के पारंपरिक पटुआ कारीगरों ने। इसे ग्रामीण बंगाल के अमीर जमींदारों ने संरक्षण प्रदान किया, जबकि वाराणसी के बाजार अवध और बंगाल के नौ धनाधियों के लिए बनाए जाने वाले ब्रोकरेट के लिए प्रसिद्ध हो रहे थे। परिवर्तन से सामंजस्य। एंग्लो इंडियन कलकत्ता में पारंपरिक पटुआ कारीगरी। पटचित्रों की ग्रामीण लोक परंपरा के अंतर्गत कालीघाट चित्र एक महत्वपूर्ण आयाम है। कौन सा चित्र? तो कालीघाट चित्र। इस कला की नवीनता उन ग्रामीण प्रवासी पटुओं के शहरी वातावरण को आत्मसात करने पर निर्भर करती थी, जिन्होंने अपने समुदाय में प्रचलित पारंपरिक तौर तरीकों के स्थान पर नई सुविधाएं और दबाव को अपनाया। चित्रों को कम मूल्य में शीघ्र उत्पादित करने और शहरों के बढ़ते हुए बाजार के कारण बड़ी संख्या में बनाने के कारण उनके रूप और आकार में परिवर्तन आया शिल्प के। इससे उदाहरण था कपड़े पर गोंद टेम्परा के स्थान पर कागज पर जल रंगों का प्रयोग होने लगा और पटचित्रों की कथा शैली रिक्त पार्श्व वाली एकल प्रतिमाओं वाले दृश्य चित्र में परिवर्तित हो गया। इससे कालीघाट चित्रों में नई विषय और आकृतियों की एक श्रृंखला का समावेश हुआ, जिससे ब्रिटिश और कंपनी शैली के चित्रों के विशिष्ट विषय सम्मिलित थे। यहाँ अधिकतर विषय कलकत्ता के बाबुओं के सामाजिक परिवेश से लिए गए, जिससे परिचित होने के लिए पट्टू चित्रकारों को संघर्ष करना पड़ा। किन चित्रकारों को संघर्ष करना पड़ा? पट्टू चित्रकारों को। कलकत्ता के नए एंग्लो इंडियन समाज में पटुआ चित्रकारों की तीव्र नैतिक असुविधा और अव्यवस्था चित्रों में अत्यधिक शक्तिशाली ढंग से व्यंग्यात्मक रूप से चित्रित हुई है। शहर के आग्रही तरीकों और मार्गों के प्रति लचीलापन न होना तो महत्वपूर्ण स्तरों पर दिखाई दिया, जब ये चित्रकार अपने जातिगत समुदाय और रूढ़ियों के भीतर सिमटे रहे। शहर में आने के बाद ये उन ग्राम गोत्रों से जुड़े रहे जिनसे इनका उद्भव हुआ था और उनकी आनुवंशिक और जातिगत मान्यताएं बनी रहीं। कलात्मक रूप से भी उन्होंने प्रत्यक्षतः अप्राकृतिक रूप से द्विआयामी शैली में कार्य किया और चाहे वे कोई भी नया तत्व ग्रहण करे, उन्होंने अपनी शर्तों पर परिवर्तन किया। अतः पानी के रंगों का उधार लिया गया माध्यम सपाट चटक रंगों के पारंपरिक रूप में बदल दिया गया और आउटलाइनों में शेडिंग का प्रयोग मुख्यतः रेखाओं को उभारने और चेहरों तथा चित्रों को भार को दर्शाने के लिए किया गया और इसने उनके व्यंग्य की प्रकृति को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया। इन सस्ते चित्रों के ग्राहक शहर के आम लोग थे, जो कलकत्ता के उच्च वर्ग के बदले हुए मूल्यों और पश्चिमी तरीकों से खुद को समान रूप से अलग पाते थे। ताप्ती गुहा ठाकुरता, द मेकिंग ऑफ न्यू इंडियन आर्ट। कश्मीरी साल 1600 से 1860 तक, यानी लगभग 250 वर्षों से भी अधिक समय तक कश्मीरी साल घाटी की अर्थव्यवस्था का मुख्य सहारा था। यह ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्र था जिसका कश्मीर में एक के बाद एक शासन करने वाले मुगल, अफगान, सिख और डोगरा वंशों ने संरक्षण किया। कौन कौन ने? मुगल, अफगान, सिख और डोगरा वंश थे। 19वीं शताब्दी तक यह यूरोप की ही नहीं बल्कि राज दरबारों और दक्षिण एशिया में सभी वाणिज्यिक शहरों में प्रसिद्ध हो चुका था। परिणामतः साल निर्माण इकाइयों के प्रभारियों ने इस राज्य की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि सालों की बिक्री से समग्र राज्यों से प्राप्त भूमि राजस्व से भी अधिक धन प्राप्त होता था। 1861 के शीर्ष पर इसने अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। ठीक है, 1861 में अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति हुई और जो कश्मीरी साल न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देता था बल्कि बहुत अधिक योगदान देता था। ज्ञात रहे कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था में साल के व्यापार का प्रभुत्व था। डोगरा शासकों ने दाग साल नामक विभाग बनाया, जिसने प्रत्येक साल के निर्माण के प्रत्येक चरण पर कर नियंत्रित किया और कर वसूल किए। पश्म के आयात, रंगने और यहाँ तक कि कढ़ाई की हर एक लाइन के लिए भी शुल्क लगाए गए। ये कर इतने दबावपूर्ण हो गए कि एक सामान्य साल कामगार द्वारा कमाए गए 7 रुपये में से 5 रुपये राज्य को देने पड़ते थे। सब्सिडी युक्त अनाज का वितरण केवल साल निर्माताओं तक सीमित होने ने उनके घावों पर और नमक छिड़क दिया।
इस कर के बावजूद 19वीं सदी के अंत में इन बेशकीमती फैशन की वस्तुओं की यूरोप में बढ़ती मांग के कारण कश्मीरी शाल उद्योग और फलने फूलने लगे। लेकिन स्कॉटिश शहर फैसले में कश्मीरी शाल की नकल का उत्पादन होने से कश्मीरी शाल के उत्पादन पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो कश्मीरी शाल का नकल होने लगा स्कॉटिश के शहर में, तो इसके उत्पादन में प्रभाव पड़ा। शाल व्यापारी खुशहाल हो गए थे और उनके तथा उनके विलासितापूर्ण नवीन उत्पादों की मांग के कारण राज्य खुशहाल था। उनके लाभ का प्रतिशत 500% था और 1871 तक 28 लाख तक की कीमत के शाल की निर्यात किया गया। 1890 में राज्य ने डाक शाल विभाग को समाप्त करते हुए पूर्णतः यह कार्य बंद कर दिया। औपनिवेशिक और भारतीय प्रदर्शनी 1886 के भारतीय कैटलॉग में विभाग को समाप्त करने के गंभीर परिणामों को निम्न प्रकार से बताया गया। जो शाल निर्माण कश्मीर में पहले आधा मिलियन प्रतिवर्ष की आमदनी करता था, अब मृत प्राय है। सरकार द्वारा यदि इसके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो उत्कृष्ट शाल बुनने की कला शायद अब या अगले 15 से 20 वर्षों में विलुप्त हो जाएगी। लंदन और पेरिस के गोदाम शालों से भरे पड़े हैं, इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा और कश्मीर में जो मूल्य 10 वर्ष पहले था अब उसका 1/3 रह गया है। तो मतलब कश्मीरी शाल की नकल होने लगी और उसका जो आयोग बना था उस समय वह ख़त्म हुआ। तो जब वह ख़त्म हुआ तो कश्मीरी शाल की कीमत घटने लगी, कश्मीरी शाल बिकने से रुक गई और जो शिल्पकार थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। एक शिल्पकला को दिखा रहे हैं। शिल्प उत्पादन से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता होने तक 1800 से 1860 तक औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड और यूरोप में निर्माण प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया, जिससे भारत में शिल्प व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1813 में स्थानीय वस्त्र उद्योग के दरबार में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर भारी कर लगाना आरंभ कर दिया, जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश माल का भारत में लगभग निःशुल्क प्रवेश था। इसके घातक परिणाम सभी जानते हैं। 1814 से 1835 के बीच भारत का निर्यात किए जाने वाला ब्रिटिश सूती माल 1 बिलियन यार्ड से बढ़कर 31 बिलियन यार्ड हो गया, जबकि उसी 17वीं शताब्दी में निर्यात किया गया भारतीय सूती माल अपने मूल के 13वें भाग के बराबर रह गया। फल फूल रहे वस्त्र उत्पादक मुख्य शहर जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, मदुरै सब बेकार हो गए। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने भारत के वस्त्र व्यापार को नष्ट कर दिया और हम हथकरघा वस्त्रों के निर्यातक से कच्चे सूती माल के निर्यातक बन गए। भारत आयातित मिल निर्मित कपड़े का बाजार बन गया है, जिसने कि घरेलू वस्त्रों की कीमत भी कम कर दी। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नए करों तथा वस्त्र उत्पादन में परिवर्तन से किसान जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर थे और अधिक कमजोर हो गए। यूरोप में विस्थापित हथकरघा बुनकरों को नए उद्योग में नौकरी मिल गई, जिसमें महिलाओं को भी नियोजित किया जाता था। लेकिन भारत में पुरुषों के पास भी ऐसे विकल्प कम ही थे। वे पहले से ही दरिद्र कृषि श्रम बाजार में चले गए, जहां उन्हें और भी कम मजदूरी मिलती थी। वस्त्र उद्योग के ढहने से न केवल हजारों लोग प्रभावित हुए, अपितु लौह, ग्लास, कागज, पॉटरी और आभूषण उद्योग भी प्रभावित हुए। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1834 में लिखा है, वाणिज्य इतिहास में इस दुर्गति के समान कुछ नहीं है। भारत के मैदान में काम कर करके यहाँ के कपास बुनकरों की हड्डियाँ चरमरा गई हैं। तो शिल्पकारों के बारे में बताया गया है कि उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वस्त्र व्यापार पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। जो वस्त्र व्यापार था उसके ऊपर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। 1860 से पूर्व ब्रिटेन में 3/4 कपास का आयात अमेरिका से होता था। ब्रिटिश सूती कपड़ा निर्माता काफ़ी लंबे समय से अमेरिका से आपूर्ति पर निर्भरता से चिंतित थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। उनका उद्देश्य इसके विकास के लिए विश्व के प्रत्येक भाग में कपास उत्पादन को बढ़ावा देना था और भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो अमेरिकी आपूर्ति न होने पर लैंकेशर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। भारत में उपयुक्त मिट्टी, कपास की खेती के लिए उचित जलवायु और सस्ता श्रम उपलब्ध था। 1861 में अमेरिकी सिविल युद्ध होने पर
कब हुआ अमेरिकी शील युद्ध? 1861 में। ब्रिटेन के कपास मंडला में भय की लहर दौड़ गई। अमेरिका से कच्चे माल का आयात 3% से भी कम हो गया। भारत और अन्य देशों को तुरंत संदेश भेजे गए कि ब्रिटेन को कपास निर्यात में बढ़ोतरी की जाए। बम्बई में कपास व्यापारियों ने आपूर्ति का मूल्यांकन करने और उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिलों का दौरा किया। कपास का मूल्य बढ़ने पर ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए निर्यात में बढ़ोतरी की गई। इसके लिए शहरी साहूकारों बम्बई बंदरगाह परवर्ती 18वीं शताब्दी का एक रेखा चित्र। शहरी साहूकारों को अग्रिम दिए गए। साहूकारों ने बदले में उन ग्रामीण ऋणदाताओं को ऋण दिया जिन्होंने उत्पाद को सुरक्षित रखने का वादा किया था। इन कार्यकलापों का दक्कन के ग्रामीण भाग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अचानक से दक्कन में रैयतों को प्रत्यक्षतः असीमित ऋण मिलने लगा। इन्हें कपास की खेती प्रति एकड़ भूमि के लिए 1000 अग्रिम दिए गए। साहूकार दीर्घकालिक ऋण देने के लिए जरूरत से ज़्यादा इच्छुक थे। 1862 तक ब्रिटेन में 90% से अधिक कपास का आयात भारत से किया गया। अंग्रेजों द्वारा लाए गए करों और वस्त्र उत्पादन में परिवर्तन से किसान जो कि पूर्णतः कृषि पर निर्भर थे उनका और भी शोषण होने लगा। ऋण बंद होना। लेकिन कुछ वर्षों में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका में कपास उत्पादन का पुनर्जीवन हुआ। ऐसे में भारत से ब्रिटेन को कपास के निर्यात में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जब गृह युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने 2 कारणों से अमेरिका के साथ पुनः कपास का व्यापार आरंभ किया। पहला, अमेरिकी कपास उत्तम प्रकार का था क्योंकि अमेरिकी प्रजातियों के लंबे मजबूत रेशों के कारण, और दूसरा, अमेरिका और कैरिबियन कृषि क्षेत्रों से प्राप्त कपास अधिक सस्ता था क्योंकि इसका उत्पादन दासों द्वारा किया जाता था जिनकी मजदूरी का कोई भुगतान नहीं होता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका में कपास की खेती और कटाई दासों का प्रमुख व्यवसाय बन गया था। दक्कन में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घकालिक ऋण देने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने नए ऋण बंद करने और केवल किसानों को अग्रिम रूप में देना सीमित करने और बकाया ऋण को वापस मांगने का निर्णय लिया, जिससे किसानों और शिल्पकारों की स्थिति और खराब हो गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने सूती कपड़ा निर्याताओं की स्थिति बदल दी क्योंकि ब्रिटेन में होने वाले निर्यात में वस्त्र प्रमुख थे। ब्रिटेन में जो निर्यात होता था उसमें वस्त्र प्रमुख थे। 1738 में बर्मिंघम, इंग्लैंड के लुइस पॉल और जॉन व्याट ने रोलर के 2 सेट का उपयोग करते हुए अधिक सामान के सूत के लिए रोलर स्पिनिंग मशीन और फ्लायर एंड बॉबिन सिस्टम को पेटेंट कराया। बाद में 1764 में स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से ब्रिटिश बुनकर उच्च दरों पर कॉटन यार्न और कपड़ों का तेजी से उत्पादन करने लगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर को सर्वत्र कपास उद्योग के विस्तार और वैश्विक कपास व्यापार में केंद्रीय स्थान के रूप में उसकी भूमिका के कारण कॉटनोपोलिस नाम दिया गया। 1793 में अमेरिकन एली व्हिटनी द्वारा कॉटन गिन के आविष्कार से ब्रिटेन और अमेरिका में उत्पादन क्षमता में और अधिक सुधार हुआ। एक मिल है कताई मिल, 1830 में कताई मिल का कारखाना है जिसे दिखाया जा रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी और विश्व बाजार के बढ़ते नियंत्रण से ब्रिटिश व्यापारियों को एक वाणिज्यिक श्रृंखला विकसित करने में सहायता मिली, जिसमें सबसे पहले औपनिवेशिक कृषि क्षेत्रों से कच्चे कपास के रेशे खरीदे जाते थे। लैंकेशर की मिलों में उन्हें सूती कपड़ों में संशोधित किया जाता था और तत्पश्चात पश्चिम अफ्रीका, भारत और चीन के बंधक औपनिवेशिक बाजारों को ब्रिटिश जहाजों द्वारा पुनः निर्यात किया जाता था। भारत में औद्योगिक क्रांति से व्यापार उलट गए, जिसमें भारत से इंग्लैंड को कपास का निर्यात किया जाता था और मशीन से बने सूती कपड़े वापस भारत में लाकर बेचे जाते थे। तो मतलब यहाँ से सूती कपड़े ले जाया जाता था, वहाँ पर मतलब सूती रेशे को ले जाया जाता था, धागों को, वहाँ पर कपड़े बनाया जाता था, फिर वापस लाकर भारत में ही बेचा जाता था।
ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में कच्चे माल के उत्पादन को समर्थन करने और ब्रिटिश उत्पादों की भारत में खपत को औपनिवेशिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। भयंकर भुखमरी, अत्यधिक कर और राजस्व का इंग्लैंड को प्रत्यावर्तन करना भारतीय शिल्प समुदाय की स्थिति को बिगाड़ने के प्रमुख कारक थे। औद्योगिकरण के विनाशक प्रभाव से ही उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान यह गांधी जी का तत्वज्ञान बना। उत्थान पतन। उत्थान 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत के लगभग आधे विश्व व्यापार पर नियंत्रण था। यह स्थिति 19वीं शताब्दी में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बनने तक बनी रही और चीन के व्यापार पर उसका नियंत्रण होने लगा। जो समुद्री रास्तों को नियंत्रित करते थे यानी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का, भारत स्वतंत्र हो गया और चीन 20वीं शताब्दी के मध्य में साम्यवादी हो गया तथा दोनों ने पुनः अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना आरंभ किया। 21वीं सदी के आरंभ में चीन और भारत विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी और वैश्विक व्यापार का गुरुत्व केंद्र पूर्व की तरफ अंतरित होता दिखाई देने लगा। निम्नलिखित पृष्ठों में 500 वर्षों में एशियाई दिग्गजों के विकास पथ की झलकी दी गई है। 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी भारत और चीन के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। लाल सागर और भूमध्य सागरीय बंदरगाहों से होकर अरब व्यापारियों द्वारा भारतीय सामग्री को जहाज़ों पर यूरोप ले जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की आमदनी के 24.5% पर पहुंच गई, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। भारत व्यापार के क्षेत्र में एक वांछित संतुलन बनाया था, जिससे वस्त्रों, चीनी, मसालों, नील, गलीचों आदि बेचने पर सोना और चांदी मिलता था। चीन, यूरोप और चीन के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार और पुर्तगाल से आरंभ हुआ, जिसने 1557 में मकाओ में एक आउटपोस्ट लीज पर दिया। अन्य यूरोपियनों ने इसका अनुसरण किया। भारत और चीन एक दूसरे के साथ स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे। भारत, इस शताब्दी में मुगल भारत की वार्षिक आय ब्रिटिश बजट से अधिक थी। जब मुगल साम्राज्य शाहजहां के शासन में अपने चरम पर पहुंचा तो भारतीय निर्यात इसके आयात से अधिक था। यह कई वस्तुएं बेच रहा था और प्रत्येक को अत्यधिक मात्रा में चीनी जहाज क्यूलोन और कालीकट में उतरते थे, जबकि खंभात में व्यापार इतना अधिक था कि 3000 से भी अधिक जहाज रोज बंदरगाह पर आते थे। चीन का विश्व व्यापार के 1/3 भाग पर नियंत्रण जारी था। अंग्रेजों ने 1637 में कैंटन में ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। क्विंग शासन द्वारा 1680 में समुद्री व्यापार प्रतिबंधों में छूट दिए जाने पर व्यापार और बढ़ा। ताइवान क्विंग शासन के अधीन आ गया, लेकिन समुद्री व्यापार के कारण चीन आशंकित थे। औरंगजेब का भारत की विश्व आय में 24 ये भारत के बारे में बताया ना, 24.4% हिस्सा था, जो विश्व में ये 18वीं शताब्दी की बात है। सबसे अधिक था, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के वाणिज्यिक समुदाय और विश्व के बड़े भाग के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ दिया। 1760 में जब चीन का विश्व के व्यापार में हिस्सा कम होने लगा, तब सरकार ने विदेशियों और विदेशी जहाज़ों के लिए विनियम बनाए। विदेशी व्यापारियों के लिए केवल कैंटोन बंदरगाह ही खुला था। स्वतंत्रता युद्ध 1776 के बाद अमेरिकियों ने चीन के साथ व्यापार आरंभ किया। यह अंग्रेजों के लिए एक अवरोध था। 1820 में, अब 19वीं शताब्दी में भारत और चीन को देखते हैं। 1820 में भारत की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, जो विश्व की अर्थव्यवस्था का 16% था। कंपनी द्वारा भारतीय कृषि पद्धति को पूरी तरह बदल दिया गया और 1870 तक विश्व का आय का 12.2% भारत के पास था। क्विंग राजा ने विदेशी व्यापारियों के लिए सभी बंदरगोदी चीन के बारे में बंदरगोदी खोलने से इनकार कर दिया। चीन और भारत के बीच अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया।
इस अवधि के दौरान 2 बार चीन और ब्रिटेन युद्ध हुआ। हार के बाद चीन ने अफीम व्यापार को स्वीकार कर लिया और पश्चिमी व्यापारियों को आने की अनुमति दे दी। 1843-1855 के बीच 8 वर्षों में चाय का निर्यात 500% बढ़ गया। 20वीं शताब्दी में भारत और चीन। 1913 में भारत की आय विश्व का मात्र 7.6% थी। विश्व का 7.6%। स्वतंत्रता के 5 वर्ष पश्चात 1952 में वह केवल 3.8% बिलियन पाउंड तक चली गई थी, जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था 3% तक गिर गई थी और 1991 में उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई एवं 1998 में भारत का विश्व की अर्थव्यवस्था में 5% हिस्सा हो गया, जो 2005 तक 3,815.6 बिलियन पाउंड होकर विश्व की अर्थव्यवस्था का 6.3% हो गया। चीन 1949 में चीन पर कम्युनिस्ट शासन शुरू होने तक वहां केवल सूत, कोयला, कच्चा तेल, कपास और अनाज का ही उत्पादन होता था। माओ जेडोंग ने देश को साम्यवादी रास्ते पर लाया। किसने? माओ जेडोंग ने। और 1980 में डेंग जियाओपिंग के अधीन चीन में बदलाव आया और शेनज़ेन में प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित हुआ। 1986 में डेंग की खुले दरवाजे वाली नीति ने विदेशी विनियमन को प्रोत्साहित किया। 1992 में डेंग ने बाजार सुधार में तेजी लाई और साम्यवादी बाजार व्यवस्था की स्थापना की। पहली बार चीन विश्व के प्रथम 10 आर्थिक दृष्टि से मजबूत देशों में से गिना गया और 2001 में वह विश्व व्यापार संघ में सम्मिलित हुआ। नए व्यवसाय, पुराने कौशल, कर्मकार से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक। 1860 और 1870 तक बाड़तला की लकड़ी और धातु पर नक्काशी का कार्य करने वाले कारीगर कलकत्ता के कला बाजार में सबसे प्रमुख समुदाय के रूप में सामने आए। आरंभ में पारंपरिक कारीगर समूहों जैसे लोहारों, ताम्रकार, सुनारों, कर्मकार किसे कहते हैं, कंसारी, शंखारी, स्वर्णकार और कर्मकार ने श्रीरामपुर और कलकत्ता में अंग्रेजों की नई प्रिंटिंग प्रेस में रोजगार मिलने पर धातु कार्य के अपने पुराने से 1830 तक इन प्रिंट बनाने वालों का एक अलग समुदाय बन गया, जो मुख्यतः सस्ती बंगाली चित्रयुक्त पुस्तकों में छोटे आकार के चित्र बनाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः लकड़ी के नक्काशी वाले ब्लॉक तैयार करता था। इसके परिणामस्वरूप इसका निर्माण करने वाले कारीगरों की सामाजिक स्थिति और वाणिज्यिक संभावनाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बाड़तला के नक्काशीदार पारंपरिक कारीगर समुदायों से थे और उनके पास विभिन्न धातुओं की कटाई, उन पर खुदाई करना, कुंड बनाना और कतरे काटना जैसे कौशल थे। उनमें से कुछ तो सूत्रधार या शंखारी कारीगर समुदाय के उत्तराधिकारी भी थे, जिससे अधिकांश कालीघाट पटुआ से संबंध रखते थे। लेकिन कालीघाट पटुआ की तरह नक्काशी करने वालों ने नए सुनामी प्रिंटर समुदाय का हिस्सा बनने के लिए कई पैतृक और जातिगत मान्यताओं को छोड़ दिया। नक्काशी और प्रिंटिंग का कौशल और अधिक विस्तृत और प्रतियोगी बन गया और इसमें अन्य समुदाय के लोग भी आने लगे। कुछ ब्राह्मण भी आए जो इस व्यापार में कोई नया पैसा खोजने की इच्छा रखते थे। ताप्ती गुहा ठाकुरता द मेकिंग ऑफ न्यू इंडियन आर्ट का एक था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है कि अपने से कल में शिल्प कैसे थे। हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। लगातार बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।